नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। बदहवासी किसे कहते हैं इसे समझना हो तो भूपेश बघेल का यह व्यवहार देखना चाहिए। वो पत्रकारों को पत्रकारिता समझा रहे थे और लगभग डांटने वाले अंदाज में ये समझा रहे थे कि पत्रकारिता कैसे करना चाहिए, क्योंकि अब उनके व्यवहार से उन्हें वैसी तवज्जो नहीं मिल रही है। भूपेश बघेल लगातार जिन कारणों से बदनाम रहे, जिन वजहों से उनकी सरकार चले गई, वो वजह आज भी कायम है। लेकिन भूपेश बघेल को उम्मीद है कि अभी भी पत्रकार उन्हें मुख्यमंत्री माने, उनके दबाव में खबर बनाए। यही कारण है कि भूपेश बघेल इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे, उनकी भाव भंगिमा पर आप गौर करें। तो अभी तक के चुप क्यों हैं? इसके कौन कौन जुड़े हैं? अभी तक कोई नाम नहीं है। मैं मीडिया से भी कहना चाहूंगा, हम लोगों को रहता है तो ये फलाने के रिश्तेदार है, ये फलाने के करीबी है, ठिकाने के करीबी है, कुछ भी होता है भूपेश बघेल के करीबी है। अब मैं पूछता हूं, ये किसके करीबी है? ये क्यों नहीं छप रहा है? ये सांसद के करीबी हैं कि मंत्री के करीबी हैं कि विधायक के करीबी हैं कि मुख्यमंत्री के करीबी हैं कि गृह मंत्री के करीबी है? मीडिया क्यों नहीं छाप रही इस बात को? मेरे हर मामले में भूपेश बघेल के करीबी छापते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। अब ये किसके करीबी बताइए आप, मैं फोटो उपलब्ध करा देता हूं किसके किसके साथ है। आपके पास ना हो, आप लोग खोजने में तकलीफ हो रही है तो मैं उपलब्ध करा देता हूं, फिर छापिएगा ये किसके करीबी है। अभी तक एक भी मीडिया में नहीं आया कि किसका करीबी है। 6 तारीख से घटना है, आज 10 तारीख हो गया है, लेकिन मीडिया से पूछना 12 तारीख हो गया, 6 दिन हो गया, 7वां दिन है। ये किसके करीबी आज तक मीडिया खोज नहीं पाई है। तो साहब, पत्रकारों को पत्रकारिता कैसा करना है ये समझा रहे थे। बताते बताते जब वो तारीख भूल गए और साथ में ये भी बताने लगे जब वो मुख्यमंत्री थे तो पत्रकारों को बहुत आजादी मिली हुई थी। मैं मुख्यमंत्री था तब भी छापते थे आप, मैं मुख्यमंत्री था तब भी छापते थे आप, और आज क्या हो गया आप लोगों को? सांप सूंघ गया है। साहब, सांप तो सूंघ ही जाएगा। जब आप ये कह रहे थे कि आप जब मुख्यमंत्री थे तो कोई रोक टोक नहीं थी, सबसे बड़े गवाह हम ही हैं। 3 अक्टूबर 2021 को जब कवर्धा में माता विंध्यवासिनी मंदिर के सामने भगवा ध्वज का अपमान हुआ, उसके बाद आपने कर्फ्यू लगाया था और उन कर्फ्यू वाले हालातों में किस तरह से मीडिया को कुचलने की कोशिश की थी। 100 से ज़्यादा हिंदूवादियों को जब आपने जेल में डाला था और ढेर सारी FIR दर्ज कराई थी, तुष्टीकरण का वो खेल हमने देखा था, खुली आंखों से देखा था। आपने जिस तरह का दबाव बनाया, बावजूद इसके कर्फ्यू वाले हालात में हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जान हथेली पर लेकर जिस तरह से हमें धमकियां दी गई, हम खुद उसके गवाह हैं। उसके बाद बीरनपुर में जो कुछ हुआ, साजा विधानसभा क्षेत्र के बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की जिस तरह से निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई, वहां धारा 144 के दौरान 2 मुस्लिम पिता पुत्रों की हत्या करवाई गई। इस पर भी जब बात नहीं बनी तो आपने तमाम तरीके के प्रतिबंध लगा दिए और आप कह रहे हैं कि मीडिया को आपके समय आज़ादी थी। भूपेश जी, आपका व्यवहार ही सत्ता से बेदखली का कारण बना। पूरी कांग्रेस पार्टी इसे भुगत रही है। घोटालों के आरोप आप पर लगे, आपके परिवार पर लगे, आपके करीबियों पर लगे और आप समझा रहे थे कि करीबी कौन होता है। क्या सौम्या चौरसिया जो आपकी उप सचिव थी आपकी करीबी नहीं थी? क्या टामन सिंह सोनवानी आपके सचिव नहीं थे जो CGPSC में बाद में चेयरमैन बनाए गए? आपके मुख्यमंत्री रहते ही आपके करीबियों की नियुक्तियां हुई। करीबी किसे कहते हैं ये आप अच्छी तरह से समझते हैं, यही आप समझाने की कोशिश कर रहे थे। आप तो फंसे और अपने करीबियों को ही फंसाया। यहाँ तक आपका इकलौता बेटा आपके ही कारण और आपके ही कर्मों के कारण जेल चला गया और आप कह रहे थे कि करीबियों का नाम बताओ। अफीम वाले मामले में विनायक ताम्रकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, इन्हें तो भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन भूपेश बघेल हो या कवासी लखमा हो, अमरजीत भगत हो, रामगोपाल अग्रवाल हो, तमाम तरह के जो कांग्रेस के नेता हैं जिनके विरुद्ध बेहद गंभीर आरोप लगे। रामगोपाल वर्मा तो आज की तारीख में भी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं। करीब 3 साल से ये फरार हैं। जिस वक्त भूपेश बघेल पत्रकारों को पत्रकारिता समझा रहे थे, पीछे खड़े हुए कवासी लखमा भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिर भूपेश बघेल जी किन्हें अपना करीबी बता रहे थे और किन वजहों से भूपेश बघेल के करीबियों की ये हालत हुई। इतना ही नहीं, आप एक YouTube चैनल को इंटरव्यू देते हुए
ये भी बता रहे थे कि जब आप मुख्यमंत्री थे तब नोट गिनने वाली मशीन वाला समाचार भी चला था। तो भूपेश जी, आप अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर डालिए, या पत्रकारों को आप इतना कमजोर याददाश्त वाला समझते हैं? 10 मार्च 2024 को जब ईडी ने आपके ठिकाने पर शराब घोटाले वाले मामले में छापेमारी की थी, तब आप मुख्यमंत्री नहीं थे। आपके घर में नोट गिनने की मशीन इसलिए मंगाई गई थी क्योंकि आपके यहाँ से जो धन संपदा मिली थी वो 35-36 लाख आपको कम लग रहे थे। लेकिन भूपेश जी, जब आप आत्म केंद्रित होकर राजनीति करते हैं तो कोशिश करते हैं कि सभी आपकी जयकारे लगाएं। पूरी कांग्रेस को हाईजैक करने की आपने कोशिश की, और जिस तरह से अपने समर्थकों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करवाया, वहां भी आपने अपने ही नारे लगा दिए। देखिए कैसा माहौल था। भूपेश जी, जब कोई अधिकारी आपके अनुसार काम नहीं करता तो आप उसे गुंडा बता देते हैं। दुर्ग के एसपी जितेंद्र शुक्ला के विरुद्ध आपने करीब 24 या 25 अगस्त 2024 को एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें गुंडा बताया था। सार्वजनिक मन से ये बातें तब कही थी जब आपके बेटे और बेटी को भिलाई 3 थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, क्योंकि उन पर आरोप था कि भिलाई 3 गवर्नमेंट कॉलेज के डॉक्टर विनोद शर्मा, जो के असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन पर हमला हुआ था। और हमला कराने वाले लोग कौन थे, इस बारे में पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन अब दुर्ग के कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अफीम वाले मुद्दे पर जब साफ तौर पर भाजपा नेता जो आरोपी हैं विनायक ताम्रकार, उनकी जमीन नहीं होने की बातें कही, तो हो सकता है आप उन्हें भी गलत बता दें। जो आपके हिसाब से नहीं चले तो वो गलत है। पत्रकारों को भी आप गलत ठहरा रहे थे। आपकी ऐसी ही मंशा के कारण अब जनता आपको और आपकी राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुकी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, अच्छे लोग राजनीति में आए, देश और समाज का भला करें। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।